Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today is our fourth lecture of the chapter number 2 of your biology book class 9. The name of the chapter is Solving a Biological Problem. प्रीवियस लेक्चर्स में बेटा हम लोग जो 3 स्टेप्स थे किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स हम लोग यूज़ करते हैं 3 स्टेप्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। वो कौन कौन से स्टेप्स थे उनको ज़रा रिकॉल करें। जी बताएं ज़रा मुझे आप कौन कौन से स्टेप्स थे। जी पहला स्टेप था रिकॉग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, सेकंड था मेकिंग ऑफ ऑब्जर्वेशंस, थर्डली था फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। आज हमारे पास फोर्थ पॉइंट है और लेक्चर भी फोर्थ है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि डिडक्शंस क्या होती हैं। तो चलें सबसे पहले देख लेते हैं कि डिडक्शंस क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन। डिडक्शंस का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर कमी कर देना, डिडक्ट करना, कमी करना। डिडक्शंस आर द लॉजिकल कंक्लूजन्स और द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस आर कॉल्ड डिडक्शंस। सॉरी यहाँ पे गलती से कंक्लूजन लिखा गया था, ये डिडक्शंस होती हैं। डिडक्शंस क्या है हमारे पास, कोई भी लॉजिकल कंक्लूजन्स हैं और या फिर कॉन्सिक्वेंसेस हैं। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, कोई भी नतीजा, कोई भी एंड पॉइंट आना, कोई भी रिज़ल्ट हमारे पास आना। और कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब भी है हमारे पास कोई भी नताइज, कोई भी हमारे पास जो रिज़ल्ट किसी चीज़ का, उसको हम लोग कहते हैं। और लॉजिकल मतलब जिसको हम लोग जो हमारी लॉजिकल से मुराद है कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हमारी अकल तस्लीम करे, जिसके बारे में हम लोग दलील दे सकें, जिसके बारे में हम लोग प्रूफ दे सकें। तो डिडक्शंस हमारे पास क्या है, डिडक्शंस आर द लॉजिकल कंक्लूजन्स और द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस, कि जो हाइपोथेसिस, जो स्टेटमेंट हमने बनाई थी, क्या हम लोग उसके बारे में कोई भी लॉजिक पेश कर सकते हैं, कोई भी दलील दे सकते हैं। अगर तो ऐसा है तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, डिडक्शंस। डिडक्शंस के अंदर 2 चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। ये मेन इसके 2 पॉइंट्स, आप लोग सेकंड पॉइंट इसका यूँ कह सकते हैं कि जो डिडक्शंस हैं इसके अंदर हम लोग 2 मेन वर्ड्स हैं जो यूज़ करते हैं। कौन कौन से यूजेस हैं, इफ़ और देन। यानी कि इसमें हम लोग इफ़ और देन बताते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर ऐसा होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा भी नहीं होगा। तो डिडक्शंस में हम लोग ये कह सकते हैं कि डिडक्शंस इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ इफ़ एंड देन लॉजिक। इसमें कौन सा लॉजिक दिया जाता है, इसमें इफ़ और देन का लॉजिक हम लोग यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि डिडक्शंस जो होती हैं वो हम लोग क्यों करते हैं। मैंने आपसे बताया था, आपसे पहले ये बात डिस्कस की थी कि जो हाइपोथेसिस होते हैं वो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। तो अब हम लोग हर स्टेटमेंट को तो हम लोग एक्सपेरिमेंट तक नहीं लेके जा सकते ना, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। और एक्सपेरिमेंट उसके साथ साथ, पैसों के साथ साथ हमें बहुत सारा टाइम भी चाहिए होता है। तो ना तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, ना ही बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं साइंटिस्ट के पास। तो वो ऐसा करते हैं कि जो एक से ज़्यादा हाइपोथेसिस होते हैं उसमें से जो मेन चीज़ होती है, मेन नतीजा निकाल लेते हैं। यानी कि उसका अगर 3-4 बातें हम लोगों ने हाइपोथेसिस में की थी तो एक वो वाली बात चूज़ करेंगे, वो वाला पॉइंट पिक कर लेंगे जो उन्हें ज़्यादा ऑथेंटिक लग रहा होता है। और इसमें हम लोग बेसिकली इफ़ और देन का यूज़ करते हैं। इसको यूज़ क्यों किया जाता है, डिडक्शंस क्यों बनाई जाती हैं, ये बनाई जाती हैं कि ताकि किसी भी हाइपोथेसिस की जो क्वालिटी है, जो उसका मयार है, उसको इम्प्रूव किया जा सके। इम्प्रूव का क्या मतलब होता है, इम्प्रूव मीन्स उसको बेहतर बनाया जा सके, उसके अंदर बेटरमेंट लेके आई जा सके। इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ हाइपोथेसिस। जो डिडक्शंस होती हैं वो किसी भी क्वालिटी को, किसी भी हाइपोथेसिस की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देती हैं। वो रिड्यूस स्टेटमेंट्स। हम लोग डिडक्शंस में क्या करते हैं कि जो हमारी हाइपोथेसिस के अंदर स्टेटमेंट्स होती हैं उनको हम लोग रिड्यूस कर देते हैं, उनको हम लोग घटा देते हैं, उनके अंदर कमी लेके आते हैं, ताकि हमें हर स्टेटमेंट को एक्सपेरिमेंट के लेवल तक ना लेके जाना पड़े, ताकि हमें एक अथेंटिक बात मिल जाए जिसको हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू अप्रूव कर सकें, उसको प्रूव कर सकें। ठीक हो गया। अच्छा, अब डिडक्शंस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं। वो मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। हम लोग पहले आम बात करते हैं, फिर हम लोग ख़ास बात करते हैं। जैसे कि मैं आपसे ये कहती हूँ कि अगर सारी परिंदों के पर होते हैं तो चिड़िया के भी पर होने चाहिए, क्योंकि वो परिंदा है। मैं कहती हूँ कि इफ़ ऑल दी बर्ड्स हैव विंग्स
देन, मैंने यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ कर ली, नोट किया आपने, इफ़ और देन दोनों को यूज़ किया है। इफ़ ऑल द बर्ड्स हैव विंग्स, अगर सारे परिंदों के पर होते हैं, देन स्पैरोज मस्ट हैव, तो चिड़िया के भी पर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक बर्ड है, वो एक परिंदा है। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा लॉजिक यूज़ कर रहे हैं? इफ़ और देन का। सेकंड बात, मैंने यहाँ पे जो स्पैरो वाली एग्जांपल दी उसमें जनरल टू स्पेसिफिक की बात की। जनरल टू स्पेसिफिक कैसे था कि पहले हम लोग ओवरऑल जनरल सारे के सारे बर्ड्स की बात कर रहे थे, फिर मैंने स्पेसिफिक किसको कर दिया? मैंने स्पेसिफिक कर दिया एक स्पैरो को, कि अगर सारे के सारे जो परिंदे हैं उनके पर होते हैं तो स्पैरो के भी मस्ट पर होने चाहिए, क्योंकि स्पैरो भी एक बर्ड है। बायोलॉजिस्ट ड्रा डिडक्शंस फ्राम हाइपोथेसिस, क्योंकि जो मफरूज़े होती हैं, जो हमारे पास तख़य्युल होते हैं, ख़यालात होते हैं, जो स्टेटमेंट्स होती हैं, वो एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ मनी एंड टाइम, बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं? बायोलॉजिस्ट ड्रा डिडक्शंस फ्राम दी हाइपोथेसिस में से कुछ डिडक्ट कर लेते हैं। क्या चीज़ डिडक्ट करते हैं? कोई नतीजा अखज़ करते हैं, कोई ऐसी बाकी चीज़ों को कम करके एक मेन पॉइंट को पिकअप कर लेते हैं। ये मेन पॉइंट वो होता है जो उनको अपनी नज़र में बहुत ही ऑथेंटिक फील हो रहा होता है। इसकी एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग मलेरिया की बात करें, जो आपकी बुक में एक एग्जांपल दी गई है वो मलेरिया की एग्जांपल है। मलेरिया एक ऐसा बुखार है जिसमें हमें ठंड लगती है और वक्फे के बाद जो बुखार है उसका दौरा पड़ जाता है, उसको मतलब बार बार बुखार होता है। तो जो मलेरिया है ये क्यों होता है? ये प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। प्लाज्मोडियम इसका काजेटिव एजेंट है। काजेटिव एजेंट यानी कि इसकी वजह से वो कोई भी एक ऐसा एजेंट जिसकी वजह से बीमारी होती है। तो जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया को फैलाने वाला एजेंट है। तो अब आप देखिएगा कि डिडक्शंस का जो रूल है वो यहाँ पे हम लोग प्लाज्मोडियम वाली एग्जांपल में किस तरह से फॉलो अप कर रहे हैं। इफ़, समझ आया? मैंने पहली चीज़ इसमें कौन सी यूज़ की? इफ़। सेकंड कौन सी यूज़ करूँगी? देन। इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया फैलाने की वजह है, देन एवरी पेशेंट मस्ट हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। यहाँ पे मैंने ब्लड नहीं लिखा हुआ। इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, कि अगर मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, देन फिर एवरी पेशेंट, कौन सा पेशेंट? मलेरिया का पेशेंट, मस्ट हैव प्लाज्मोडियम, उसके अंदर ज़रूर होना चाहिए क्या? प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, उनके ब्लड के अंदर। अब देखें कि जो मॉस्किटो होती है ना, जो मच्छर होता है हमारे पास, उसके सलाइवा के अंदर, उसके थूक के अंदर प्लाज्मोडियम होता है। जब वो मच्छर किसी चीज़ को, किसी भी जिंदा जानदार चीज़ को या किसी भी इंसान को बाइट करता है तो क्या होता है कि वो जो प्लाज्मोडियम है वो उसके सलाइवा से कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है? ब्लड के अंदर। तो हम लोगों को ये पता चल गया कि इफ़ और देन का यूज़ हमने यहाँ पे किस तरह से करना है। तो जो प्लाज्मोडियम है वो क्या है? वो काजेटिव एजेंट है। कौन सा एजेंट है? काजेटिव एजेंट। ये क्या करता है? ये मलेरिया का बुखार, जो मलेरिया की बीमारी है, जो मलेरिया की डिज़ीज़ है, उसको स्प्रेड करता है। तो हम लोगों ने डिडक्शंस में ये बात की कि डिडक्शंस आर द लॉजिकल कंक्लूजन्स और द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस। ये हम लोग क्यों करते हैं? ये हम लोग इस वजह से करते हैं ताकि जो हमारा हाइपोथेसिस है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाए। इसमें हम लोग जो स्टेटमेंट्स होती हैं, जो हमें लग रहा होता है कि ये फ़िज़ूल स्टेटमेंट्स हैं, उनको हम लोग रिड्यूस कर देते हैं और इसमें हम लोग जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करके जाते हैं। इसमें हम लोग मेनली जो मेन लॉजिक यूज़ करते हैं वो इफ़ और देन का लॉजिक है। एग्जाम्पल में बताया गया है कि इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया देन एवरी पेशेंट मस्ट हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, कि अगर मलेरिया की जो वजह है वो प्लाज्मोडियम है तो फिर तो हर बंदा जो मलेरिया की वजह से बीमार हुआ है, जिसको मलेरिया हुआ है, उसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम ज़रूर मौजूद होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास फिफ्थ स्टेप है इसका, वो है एक्सपेरिमेंटेशन। क्या स्टेप है? एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन में क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंटेशन जो हमारा फिफ्थ स्टेप है, इसमें हम लोग जो साइंटिस्ट होते हैं, जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं? वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक्सपेरिमेंट का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है? तजर्बा करना। एक्सपेरिमेंट क्या होता है पता है आपको? बेटा एक्सपेरिमेंट किसी भी एक तजर्बे को कहते हैं, किसी भी एक प्रैक्टिकल वर्क को कहते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे कहती हूँ कि
कि अगर हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन को किसी भी चार्जर के साथ अटैच कर दें और वो जो चार्जर है उसका जो उसको किसी भी सॉकेट के अंदर प्लग इन कर दें तो हमारे मोबाइल की चार्जिंग जो है ये स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग कहेंगे अच्छा टीचर ये कह रही हैं तो आज मैं घर जाकर ये एक्सपेरिमेंट करूँगा या करूँगी। आप लोग क्या करेंगे, मोबाइल लिया आपने, चार्जर उठाया, उसको उठा के किसी भी सॉकेट के अंदर आपने प्लग इन किया तो फिर आप ये देखेंगे कि मोबाइल की चार्जिंग जो है वो हो रही है। तो आपने ये एक्सपेरिमेंट किया, आपने तजर्बा किया, तजर्बे से फिर आपको ये बात साबित होगी कि टीचर वाकई में सच कह रही थी। अब एक्सपेरिमेंटेशंस में हम लोगों ने क्या करना है कि वो जो डिडक्शंस हम लोगों ने बना ली हैं, जो हम लोगों ने नतीजा अखज़ कर लिया है, उसको हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करना होता है। तो जो साइंटिस्ट क्या करते हैं, साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू डिडक्शंस को प्रूव करते हैं ताकि वो ये देखेंगे जो हाइपोथेसिस बनाया था क्या वो ठीक था या नहीं था। एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म्ड टू चेक दी हाइपोथेसिस। जो हाइपोथेसिस बनाया जाता है उसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, यानी कि आया जो हाइपोथेसिस बना चुके हैं क्या वो ठीक है या वो नहीं ठीक है। जो एक्सपेरिमेंटेशन है ये मोस्ट बेसिक स्टेप है किसका, किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का। किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का जो मोस्ट बेसिक स्टेप है वो कौन सा है, वो है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, तजर्बा करके अपने हाइपोथेसिस को चेक करते हैं। अगर तो वो हाइपोथेसिस करेक्ट प्रूफ हो जाता है तो उसको क्या किया जाता है, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। लेकिन अगर वो हाइपोथेसिस गलत साबित होता है एक्सपेरिमेंट करने के बाद तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। द सिलेक्टेड या करेक्टेड हाइपोथेसिस इज सब्जेक्टेड टू रिगरस टेस्टिंग, फर्दर प्रेडिक्शंस दैट आर इम्पोर्टेंट वे टू प्रूव इट्स वैलिडिटी। अब जो हाइपोथेसिस हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया होता है, जो प्रूफ हो चुका होता है, जो प्रैक्टिकल वर्क करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम लोग ये बात जान लेते हैं कि ये जो हाइपोथेसिस है ये बिल्कुल 100% ट्रू है। तो उस हाइपोथेसिस को डायरेक्टली हम लोग जो एक्सपेरिमेंट के बाद उसको हम लोग उसकी जो टेस्ट है उसको रिपोर्ट नहीं कर देते, उसको पब्लिश नहीं कर देते, उसको दुनिया को नहीं बता देते, बल्कि उसको अपने जो कोलीग्स होते हैं उनके साथ डिस्कस करते हैं। ये जो अपनी साइंटिस्ट होते हैं वो अपने दूसरे फेलो साइंटिस्ट के साथ उसको डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के बाद जो बाकी साइंटिस्ट होते हैं वो उसके ऊपर रिगरस टेस्टिंग करते हैं। रिगरस टेस्टिंग मतलब बार बार होने वाली टेस्टिंग, यानी कि एक चीज़ पे टेस्ट किया तो मे बी कि पहली दफ़ा कुछ गलती हो गई हो तो ये उसका रिज़ल्ट मिला, वो दोबारा फिर टेस्ट किया जाता है। दोबारा टेस्ट अगर सेम आ जाता है तो फिर थोड़ा बहुत उसका जो यकीन है उस साइंटिस्ट का वो थोड़ा पुख्ता हो जाता है, लेकिन अभी तक 100% वो उसके बारे में अथेंटिक श्योर नहीं होता है। तो रिगरस टेस्टिंग की जाती है, उस एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म किया जाता है ताकि अगर कोई कमी बेशी रह गई है तो वो सामने आ जाए। और जब बार बार टेस्ट करने पर भी सेम रिज़ल्ट आते हैं तो सेम रिज़ल्ट को फिर नेक्स्ट रिपोर्ट किया जाता है। अब उनको कहाँ पे रिपोर्ट करते हैं ये इंशाल्लाह ताला हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में ये बात डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिडक्शंस के बारे में पढ़ा कि डिडक्शंस क्या होती हैं। डिडक्शंस आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस। इसके अंदर हम लोग इफ़ और देन का लॉजिक यूज़ करते हैं। ये हम लोग डिडक्शंस क्यों करते हैं, डिडक्शंस इसलिए की जाती हैं ताकि जो हाइपोथेसिस है उसका जो क्वालिटी है, उसका जो मयार है वो इम्प्रूव हो सके। हम लोग जो हाइपोथेसिस होती हैं उसकी एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं और उन स्टेटमेंट्स को हम लोग रिड्यूस करते हैं, हमसे मुराद बायोलॉजिस्ट। तो इसमें जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो डिडक्शंस ड्रा करते हैं कहाँ से, हाइपोथेसिस से, और हम लोग जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं। अगर कोई भी इफ़ और देन का यूज़ यहाँ पे किया जाता है कि अगर ऐसा है तो फिर, इफ़ अगर और फिर देन फिर, ये दो चीज़ें यूज़ करते हैं कि इफ़ द प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया देन एवरी पेशेंट मस्ट हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अगर कोई डिडक्शंस हमारे पास जो आ जाती हैं फिर हम लोगों ने उसको एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूफ करना होता है। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कोई भी प्रैक्टिकल वर्क करना, कोई भी तजर्बा करना। एक्सपेरिमेंट्स क्यों किए जाते हैं, ताकि हम लोग किसी भी हाइपोथेसिस को चेक करें कि वो हाइपोथेसिस हमारे पास ठीक है या नहीं है। जो एक्सपेरिमेंटेशन है ये मोस्ट बेसिक स्टेप है किसका, किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो मोस्ट बेसिक स्टेप है वो एक्सपेरिमेंटेशन है।
एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर कोई हाइपोथेसिस हमारे पास करेक्ट प्रूफ हो जाता है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और अगर वो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, अगर वो प्रूफ कब रिजेक्ट होता है, जब वो रॉन्ग प्रूफ होता है, जब वो साबित नहीं होता, जब वो हाइपोथेसिस गलत होता है, तो हम लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं। और जब भी कोई हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है तो फिर दोबारा से काम शुरू किया जाता है, स्टेप 1 पे चला जाता है बंदा, वो फिर दोबारा से किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करता है, देन उसकी ऑब्जर्वेशंस बनाता है, देन हाइपोथेसिस बनाता है, देन रिडक्शंस के बाद फिर वो एक्सपेरिमेंट के लेवल तक आता है। लेकिन अगर कोई भी हाइपोथेसिस प्रूफ हो जाता है तो फिर उसकी रिग्रेस टेस्टिंग की जाती है, उसको बार बार तजर्बे से गुजारा जाता है कि गलती की गुंजाइश कम से कम रह जाए। इसके बाद क्या होता है वो इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।